हेलो स्टूडेंट्स, आपके पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट आर द वेरियस मेथड्स फॉर स्टार्टिंग ऑफ एन इंडक्शन मशीन। इंडक्शन मशीन स्टार्ट करने के क्या अलग अलग तरीके थे, हमने वो देखा था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एक इंडक्शन मोटर एक इंडक्शन मशीन की स्पीड कंट्रोल कैसे करते हैं। सी, आप लोगों ने क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन पार्ट 1 पढ़ रखा है तो आपने डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडक्शन मोटर इज नॉट नोन फॉर इट्स स्पीड कंट्रोल। डीसी मशीन की स्पीड कंट्रोल बहुत ही आसानी से बहुत सारे वेरियस मेथड्स थे और आपने बहुत इजीली डीसी मोटर्स की स्पीड कंट्रोल कर दी होगी, बट इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल उतनी आसान नहीं है। अनदर थिंग, मैंने आपको बोला था कि जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारी, उसमें मैंने आपको बोला था कि जो हमारी जो मैक्सिमम स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स, मैं आपको एक मिनट बताता हूँ टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ है एक बार, सो दैट थोड़ा सा और कंफर्टेबल हो जाएंगे आप। 1 सेकेंड, ये देखिए, ये हमारी टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैंने आपको बोला था कि ये है वो स्लिप जहां पर मैक्सिमम टॉर्क अकर होता है। तो मैंने आपको बोला था कि जो स्लिप की वैल्यू होती है ये यूजुअली 0.1 के आसपास, 10% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू स्लिप की क्या होती है 1, और 10% मतलब जिस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क अकर होता है वो यूजुअली 0.1 के आसपास होती है स्लिप। और ये जो रीजन होता है ये मैंने आपको बोला था कि ऑलमोस्ट लीनियर रीजन होता है, ऑलमोस्ट लीनियर होता है। तो यानी कि आप देखोगे एक स्लिप वेरिएशन जो होता है वो 0 से 0.1 बहुत ही माइनर वेरिएशन होता है। इसलिए यूजुअली हम कहते हैं कि जो हमारा इंडक्शन मशीन होता है वो एक कांस्टेंट स्पीड मशीन होता है, उसकी स्पीड लमसम लमसम कांस्टेंट रहती है। आप देखिए ना, यहां से 0 से अगर मैं 0.1 तक मैक्सिमम वेरी भी कर रहा हूं मेरी स्लिप, तो देखो स्पीड कितनी वेरी होगी। एनआर की वैल्यू क्या होती है, ns इंटू 1 माइनस एस। तो 1 माइनस एस की वैल्यू 0.1 कर दो तो 0.99, तो ऑलमोस्ट बहुत ही इसकी बिल्कुल नजदीक नजदीकी जो है वो स्पीड वेरी होगी। तो इसलिए इसको इंडक्शन मशीन को आपके एक कांस्टेंट स्पीड मशीन भी बोला जाता है, और इसीलिए कहते हैं कि इसकी स्पीड कंट्रोल ज्यादा मैटर रखती नहीं है। बट स्टिल, और अर्लियर डेज में तो क्या होता था, आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं, एनएस। एनएस क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड। और सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 120 इंटू एफ डिवाइडेड बाई पी। और एन इक्वल्स टू एनएस इंटू 1 माइनस एस। ये एन क्या है, रोटर की स्पीड, वो होती है एनएस सिंक्रोनस स्पीड इंटू 1 माइनस एस, स्लिप है एस। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला होता है 120 इंटू एफ डिवाइडेड बाई पी। तो आपने अर्लियर मैंने आपको बोला भी था कि इसका स्पीड कंट्रोल करने के यूजुअली देखा जाए तो दो मेथड होते हैं, या तो फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके करो और या नंबर ऑफ पोल्स कंट्रोल करके करो। तो हमने डिस्कस किया था कि पहले, अब तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर्स आ गए, तो फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना आसान हो गया। पहले तो फ्रीक्वेंसी फिक्स थी, 50 हर्ट्ज की मशीन बना दी तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी थी, सब ग्रिड से ही, तो फ्रीक्वेंसी फिक्स। तो ये भी एक ऑप्शन कट जाता था, केवल नंबर ऑफ पोल्स। और नंबर ऑफ पोल चेंज करने के लिए मैंने आपको बोला था पोल चेंजिंग आपको डिफरेंट डिफरेंट वाइंडिंग्स बनानी पड़ेगी, स्टेटर वाइंडिंग है ना। स्टेटर में 2 पोल की वाइंडिंग अलग बनानी पड़ेगी, और मान लो 4 पोल की वाइंडिंग अलग बनानी पड़ेगी। फिर उस हिसाब से आपको रोटर में करना पड़ेगा, और वो भी ये नंबर ऑफ पोल्स जो है चेंज करने के, वो भी केवल स्क्विरल केज में ही पॉसिबल था। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि स्क्विरल केज मशीन एकमात्र ऐसी मशीन है जिसमें जो रोटर होता है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है अपने आप को, रोटर के पोल्स है ऑटोमेटिकली स्टेटर के पोल्स के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। अदरवाइज क्या होगा, अगर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है तो सपोज आपने 2 वाइंडिंग रखी है स्टेटर पे, एक 2 पोल की, एक 2 पोल के अनुसार डिजाइन की गई, एक 4 पोल के अनुसार डिजाइन की गई, तो आपको रोटर के लिए भी 2 अलग अलग वाइंडिंग रखनी पड़ेगी, एक 2 पोल और एक 4 पोल। तो इतनी सारी वाइंडिंग एक बहुत ही कॉम्पैक्ट, एक बहुत ही इतनी छोटी सी मशीन है, कॉम्पैक्ट मशीन है, उसमें ये सब बहुत मैस हो जाएगा बहुत जबरदस्त। अदरवाइज अब स्क्विरल केज होती है तो स्क्विरल केज में क्या कर सकते हो आप, 2 स्टेटर वाइंडिंग नो डाउट आप तैयार कर दो, एक 2 पोल की और एक 4 पोल की। लेकिन रोटर के अलग कोई वाइंडिंग तैयार करने की जरूरत नहीं है, रोटर तो एक सिलेंड्रिकल रोटर है स्क्विरल केज में, वो अपना आप, अगर आप दो पोल वाइंडिंग कनेक्ट करोगे तो वो तो रोटर के अंदर 2 पोल जनरेट हो जाएंगे, और अगर आप 4 पोल वाली स्टेटर वाइंडिंग कनेक्ट करोगे तो रोटर के अंदर 4 पोल कनेक्ट हो जाएंगे, और उस हिसाब से स्पीड वेरी कर जाएगी रोटर स्पीड, है ना। तो ये जो पोल्स को चेंज करके जो स्पीड को अपन कंट्रोल करते हैं वो बेसिकली हम करते हैं स्क्विरल केज में, वो पॉसिबल है, वो फिजिबल है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो, क्योंकि स्टेटर के लिए तो हमेशा आपको दो अलग अलग वाइंडिंग डिजाइन करनी पड़ेगी, तो वो भी फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी फिजिबल। तो उसको भी ज्यादा हम मीन्स दिस थिंग इज ऑल्सो नॉट वेरी प्रेफरेबल, इसको भी ज्यादा प्रेफर करते हैं नहीं हम। ठीक है,
स्टिल स्पीड कंट्रोल कहीं ना कहीं जरूरत पड़ जाती है इंडक्शन मोटर की, तो वो हम थोड़ा सा आपको पढ़ेंगे। और यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि डीसी मोटर जितना इफेक्टिव नहीं है इंडक्शन मोटर में स्पीड कंट्रोल करना। एक बात। अब नेक्स्ट, अब क्या तरीके हैं स्पीड कंट्रोल करने के? तो अगर स्टेटर साइड से हम देखें तो स्टेटर साइड में ये 4 तरीके हैं। क्या? एक तो सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल, एक होता है फ्रीक्वेंसी V/F कंट्रोल। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल बोला है वैसे तो इसको, कि फ्रीक्वेंसी को चेंज करके, क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये देखिए NS जो है वो जो स्पीड है रोटर की वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। फिर एक पोल चेंजिंग जो मैंने अभी बताया, और एक स्टेटर रेजिस्टेंस चेंजिंग। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। रोटर साइड से अपन रोटर रेजिस्टेंस को चेंज करके स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, स्लिप पावर रिकवरी और कास्केडेड ऑब्लिक टेंडेंट कनेक्शन। तो ये जो 2 और 3 है ये बस आपको मैं जस्ट नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट बता दूंगा, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ये मेनली ये रोटर साइड में केवल ये ध्यान रखिए कि ये रोटर रेजिस्टेंस से जो कंट्रोल होता है, लेकिन फिर भी आप इसको एक रीड कर दोगे तो इन केस सपोज आप कभी पूछा जाए तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब आप पहले हम स्टेटर साइड में आ जाते हैं कि सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल। सप्लाई वोल्टेज, वोल्टेज से कैसे आप जो है स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। 1 सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, तो वोल्टेज को कंट्रोल करके, स्टेटर साइड के वोल्टेज को कंट्रोल करके स्पीड कंट्रोल कैसे कर सकते हो? तो पहली चीज मैंने आपको बोला है, आप यहां देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन में कि टॉर्क जो है, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एस इंटू वी स्क्वायर। एस क्या है? स्लिप, और वी है वोल्टेज। आपने टॉर्क का एक्सप्रेशन आप निकाल के देखेंगे तो आप देखोगे कि वहां पर जो टॉर्क होता है आपका वो एस इंटू वी स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर, अच्छा ये स्पीड कंट्रोल का मतलब क्या है? सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है। व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड कंट्रोल? स्पीड कंट्रोल का मतलब ये है कि एक इंडक्शन मशीन पे जिसपे एक लोड टॉर्क लगा रखा है, अब वो सेम लोड टॉर्क कितने डिफरेंट स्पीड पे मीट हो सकता है। मान लो मैंने एक एक कोई मेरी इंडक्शन मोटर थी, उसके ऊपर मैंने मान लो कुछ लो टॉर्क लगाया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि कितनी अलग अलग स्पीड पे वो लो टॉर्क, मतलब उस लो टॉर्क को अपन मीट कर सकते हैं। इंडक्शन मोटर कौन सी अलग अलग स्पीड पे रन कर सकती है जब लो टॉर्क मेरा कांस्टेंट हो, कांस्टेंट लो टॉर्क है। अब मान लो ये कोई लो टॉर्क लगा दिया मैंने कुछ न्यूटन का, अब मैं ये देखना चाहता हूँ अलग अलग कौन सी स्पीड पे, मान लो 500 आरपीएम की स्पीड पे भी घूम सकती है, 400 पे भी घूम सकती है, 1000 पे घूम सकती है, 800 पे घूम सकती है। तो ये डिफरेंट स्पीड्स हो गई जिसपे वो लो टॉर्क को मीट कर सकती है। उस लोड पे इंडक्शन मोटर इतनी स्पीड्स पे घूम सकता है। तो ये हमें बेसिकली स्पीड कंट्रोल का मतलब ये है कि एक लोड टॉर्क पे इंडक्शन मोटर कितनी अलग अलग स्पीड पे घूम सकता है, उसको बोलते हैं स्पीड कंट्रोल। ठीक है, अब इससे अब देखिए कि सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल क्या होता है। सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल में कुछ नहीं होता है, आपको पता है कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप इनटू वोल्टेज का स्क्वायर होता है। और जैसे ही मैं वोल्टेज को, मैंने आपको बोला था लोड टॉर्क कांस्टेंट होता है, तो टॉर्क कांस्टेंट हो गया। अब अगर मैं वोल्टेज को रिड्यूस करता हूं तो ये क्योंकि कांस्टेंट है तो मेरे को स्लिप को इंक्रीज करना पड़ेगा। ये रिड्यूस होगा तो स्लिप को इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी ये कांस्टेंट रहेगा। तो वोल्टेज को रिड्यूस करता हूं तो मेरा स्लिप इंक्रीज हो गया। स्लिप इंक्रीज हो गया तो मैंने आपको बोला स्पीड डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि स्पीड और स्लिप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर होते हैं। ठीक है, तो यही इस ग्राफ के थ्रू डिपिक्ट किया है। ये देखिए ग्राफ में, ये आपका एक ग्राफ है। अच्छा, इसमें एक और चीज, अब ये टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपने देखा होगा जो मैंने आपको डायग्राम्स बताए थे जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स के, वो इस तरीके से स्टार्ट थे। यहां से 0 से स्टार्ट थे, मैक्सिमम गए, और फिर यहां पर कहीं स्लिप एस इक्वल टू 1 पे आया था। लेकिन आप ये कुछ नहीं है, ये जस्ट वही ग्राफ है। ये ऐसे भी बनते हैं, काफी सारी बुक्स जो हैं उसको इस तरीके से भी बनाते हैं टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स को, जिसमें यहाँ पर s इक्वल्स टू 0 होगा तो यहाँ पर s इक्वल्स टू 1 होगा। हमने जो बनाया था उसमें यहाँ s इक्वल्स टू 0 था और यहाँ पर s इक्वल्स टू 1 था, जस्ट इसका इन्वर्टेड। तो दोनों ग्राफ आपको पता होने चाहिए, दोनों बिल्कुल सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें हमने जो बनाया था उसमें यहाँ पर लीनियर रीजन था, यहाँ से जाते थे यहाँ पर लीनियर रीजन था, और यहाँ जो है वो ऐसा आ जाता था। और इन्हों में इस ग्राफ में यहाँ से यहाँ तक ये लीनियर रीजन आ गया, ऑलमोस्ट लीनियर रीजन, फिर यहाँ पर ये आ गया, और ये जो हो गया वो स्टार्टिंग टॉर्क हो गया, ये स्टार्टिंग टॉर्क हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक अलग अलग। तो ये कोई ये वन एंड द सेम थिंग है, बस वहां पर हमारे केस में यहाँ पर s इक्वल्स टू 0 था और यहाँ पर s इक्वल्स टू 1 था। इस केस में यहाँ पर s इक्वल्स टू 0 है और यहाँ पर s इक्वल्स टू 1 हो गया। सिमिलरली हमारे केस में यहाँ पर nr इक्वल्स टू सिंक्रोनस स्पीड थी, क्योंकि s इक्वल्स टू जब 0 था यहाँ पर, और nr इक्वल्स टू ns था, मतलब रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर थी। और यहाँ पर स्लिप इक्वल्स टू 1 था और nr इक्वल्स टू 0 था। अब यहाँ पर जस्ट ऑपोजिट हो गया। ठीक है,
ये ध्यान रखिए। अब मैंने बोला इसमें जो ये कर्व ऐसे भी बन सकता है, तो अब आप इस कर्व में देखिए, मैं ये जस्ट इसलिए बताया कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं पर टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स का ऐसा कर्व देख के अरे भाई ये क्या हो गया, हमने तो पढ़ा था कि यहाँ से था और वो यहाँ था, लेकिन ये वन एंड द सेम थिंग है, ये इन्वर्टेड कर्व है, दोनों में सेम, दोनों एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि हमने यहाँ पर स्लिप की वैल्यू चेंज कर दी है, स्लिप यहाँ पर 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब हमने ये देखा है कि अब मैंने आपको बोला कि रोटर की स्पीड को हम चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, ये कांस्टेंट लोड टॉर्क है, ये लाल कलर की लाइन दिख रही, ये कांस्टेंट लोड टॉर्क है। इनिशियली ये इस कर्व पे घूम रहा था, सबसे ऊपर वाला वी रेटेड पे रेटेड वोल्टेज था, और ये यहाँ पर इसके अकॉर्डिंगली जो नीचे यहाँ पर स्लिप आएगी उस स्लिप पे ऑलमोस्ट स्लिप ऐसे कुछ ऑलमोस्ट 0 के बराबर थी, तो यहाँ पर ये घूम रहा था। अब मेरे को स्पीड कंट्रोल करना है तो मैंने क्या किया, वी रेटेड को चेंज कर दिया, वी रेटेड से V2 कर दिया, थोड़ा वोल्टेज को रिड्यूस कर दिया। जैसे ही वोल्टेज को रिड्यूस कर दिया, मेरे को पता है कि टॉर्क कांस्टेंट करने के लिए मेरे को स्लिप को इंक्रीज करना पड़ेगा, स्लिप को इंक्रीज करेंगे तो ही टॉर्क कांस्टेंट होगा, तो वही आप देख लो इस वोल्टेज रिड्यूस्ड वोल्टेज में जो कर्व बनेगा वो ऐसा बनेगा, और वो यहाँ पर इस लोड टॉर्क को काट रहा है, तो ये जो स्लिप हो जाएगी वो ये हो जाएगी। तो वोल्टेज रिड्यूस हुआ तो स्लिप इंक्रीज हुआ, क्योंकि अब देखो यहाँ s इक्वल टू 0 है, यहाँ s इक्वल टू 1 है, तो जब राइट से लेफ्ट जा रहा हूँ तो मेरा स्लिप इंक्रीज हो रहा है, तो ये देख ले स्लिप इंक्रीज हो गया, स्लिप इंक्रीज हुआ इसका मतलब स्पीड रिड्यूस हो गई, यानी कि वोल्टेज रिड्यूस करने से इनडायरेक्टली अपन कह सकते हैं स्पीड रिड्यूस हो रहा है। फिर ये V3 में स्पीड और रिड्यूस हो गई, स्लिप और बढ़ गया, स्पीड और रिड्यूस हो गई। ये होता है आपका सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल, जो स्टेटर साइड में जो सप्लाई वोल्टेज है उसको कंट्रोल करके, उसको हम रिड्यूस करके हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं इंडक्शन मशीन। एक तरीका ये है, ठीक है। और ये सप्लाई वोल्टेज कैसे कंट्रोल करते हैं, एक ऑटो ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम सप्लाई वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। ये एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, V/F कंट्रोल, जिसको अपन बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल बोला ना, सेकंड तरीका। अब फ्रीक्वेंसी कंट्रोल को V/F कंट्रोल क्यों बोला, ये क्या तरीका, तो ये आपने वहां पर भी पढ़ा होगा, आपके डीसी मशीन में भी ये चीज ध्यान में रखी होगी। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो आपको पता है कि √2 टाइम्स पाई एफ इंटू एन इंटू बी एम इंटू ए होता है। बी एम क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी। तो इसमें आप देखो कि बी एम जो है फ्लक्स डेंसिटी जो है, बाकी सारी चीजें अगर कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है ही है, तो जो फ्लक्स डेंसिटी होता है वो होता है प्रोपोर्शनल टू ई डिवाइड बाय एफ। ई नथिंग बट इंड्यूस्ड ईएमएफ है और एफ आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी कंट्रोल की बात करता हूँ और सपोज मैंने फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर दिया, फ्रीक्वेंसी को अगर मैंने कम कर दिया, फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया, तो ये ओवरऑल ये चीज बढ़ जाएगी, और ये चीज बढ़ जाएगी तो ये अपने लिए डेंजरस हो सकता है, क्योंकि आपकी फ्लक्स डेंसिटी बढ़ रही है। फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करने से फ्लक्स डेंसिटी बढ़ रही है। केवल सपोज मैंने वोल्टेज को कांस्टेंट रखा और मैंने फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर दिया, तो आपकी फ्लक्स डेंसिटी बढ़ गई, और फ्लक्स डेंसिटी बढ़ते ही आपको पता है, आपने डीसी मशीन में पढ़ा होगा, ट्रांसफार्मर में पढ़ा होगा कि फ्लक्स डेंसिटी बढ़ते ही क्या हो जाता है, कोर सैचुरेशन हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी हम जो अपना आपका जो कर्व था उसके नी पॉइंट पे काम कर रहे थे। आप जाके अपने नोट्स वापस देखना ट्रांसफार्मर के, ऑलरेडी हम नी पॉइंट पे काम कर रहे थे। जैसे ही हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो फ्लक्स डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी कम की तो फ्लक्स डेंसिटी बढ़ गई। फ्लक्स डेंसिटी अगर नी पॉइंट से ऊपर जैसे बढ़ाएगी तो आपका कोर जो है वो सैचुरेट हो जाएगा, और जैसे ही कोर आपका सैचुरेट हो जाता है तो आप एक्स्ट्रा मैग्नेटाइजिंग करंट आपको ड्रॉ करने लग जाते हो, और मैग्नेटाइजिंग करंट जितना ज्यादा ड्रॉ करते हो उतना पावर फैक्टर आपका लो हो जाता है। तो ये सारी वो कोर सैचुरेशन की अलग दिक्कत है अपनी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से हम कहते हैं कि ये फ्लक्स डेंसिटी को हमको कांस्टेंट रखना है। हम ऑलरेडी नी पॉइंट पे काम कर रहे हैं तो फ्लक्स डेंसिटी से छेड़खानी नहीं करनी। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, कि सपोज जैसे मैंने फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस किया तो फ्लक्स डेंसिटी बढ़ गई। अब इसको कांस्टेंट करने के लिए मैं कर सकता हूं कि मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ को भी रिड्यूस करूं, तो वापस उतने अमाउंट से मैंने इंड्यूस्ड ईएमएफ को रिड्यूस कर दिया, तो फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि मैं इसको चेंज मैं फ्रीक्वेंसी को करूंगा, फ्रीक्वेंसी को चेंज ऐसे करूंगा कि मेरा E/F का रेशियो जो है, फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के साथ साथ मेरे को E को भी चेंज करना है, ताकि मेरा E/F रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहे, ताकि ये मेरा B जो है फ्लक्स डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है। उस ये कांस्टेंट रख के अब मेरे जो है मेरे को मेरा स्पीड कंट्रोल करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप देख सकते हो जो हमारा जो मैक्सिमम टॉर्क का जो एक्सप्रेशन आया था वो कुछ इस तरीके का आया था। मैंने आपको बोला था एक जब हम स्टेटर इम्पीडेंसेस को निग्लेक्ट करते हैं, स्टेटर इम्पीडेंस को निग्लेक्ट करेंगे तो मैंने आपको बोला था RTH को 0 कर दोगे, XTH को 0 कर दोगे, और वो VTH जो है वो V1 के बराबर आ जाएगा, है ना। तो उससे हम देखते थे कि हमारा लमसम ये एक्सप्रेशन आता था। इस एक्सप्रेशन में आप देख सकते हो जो मैक्सिमम टॉर्क है
वो प्रोपोर्शनल किसके है, वोल्टेज का स्क्वायर, ये E2 है, इसको V1 मानो, जो हमारा एक्सप्रेशन में हमने V1 किया था, V1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वोल्टेज का होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है डिवाइडेड बाय एफ स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। वो एफ स्क्वायर कैसा आया, आप देख सकते हो, ये एनएस जो है ये भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, क्यों, एनएस क्या होता है 120 इंटू एफ डिवाइडेड बाय पी, तो ये भी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, और x2 जो है ये भी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है 2 पाई एफ इंटू एल, x2 क्या होता है 2 पाई एफ इंटू एल, ये भी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल, ये भी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट। तो टी मैक्स मैं कह सकता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ v बाई एफ का रेशियो अगर मैंने कांस्टेंट किया, तो मेरा टी मैक्स भी जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो वही चीज मैंने आपको इसमें इस स्पीड कंट्रोल में वही चीज होती है। कैसे स्पीड कंट्रोल करते हैं इसमें, कि v बाई एफ का रेशियो हम कांस्टेंट करते हैं ताकि टी मैक्स हमारा कांस्टेंट रहेगा। अब आपको पता है कि जो स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स की वैल्यू होती है R2 डिवाइड बाय x2, हमने जो फॉर्मूला लिखा था उसमें स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स क्या था, R2 डैश डिवाइडेड बाय रूट ऑफ RTH प्लस वो जो फॉर्मूला था वो था। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट मैंने x2 जो रोटर रिएक्टेंस है, स्टैंडस्टिल रिएक्टेंस वैल्यू रख दी, क्यों, ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब मैंने स्टेटर इंपेडेंस को निग्लेक्ट कर दिया, तब ये फॉर्मूला होता है। स्टेटर इंपेडेंस निग्लेक्ट करने पे क्या होता है, RTH इक्वल टू 0 हो जाता है, XTH भी 0 हो जाता है, ये सारी चीजें 0 हो जाती है, क्योंकि स्टेटर इंपेडेंस निग्लेक्ट हम कर सकते हैं क्योंकि R1 और X1 की वैल्यू बहुत कम होती है। तो जब अगर मैं स्टेटर इंपेडेंस निग्लेक्ट कर दूं, तो द स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स, उसकी वैल्यू आ जाती है R2 डैश डिवाइडेड बाय X2 डैश। ठीक है, अब ये है स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स, यानी कि अपने केसेस में इसको अल्फा भी मान सकते हो, तो ये अल्फा के बराबर आ गई है। अब आप ये चीज देखो कि ये अल्फा के बराबर आ गई। अब जब मैं फ्रीक्वेंसी, सपोज मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूं, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूंगा, तो ये x2 क्योंकि फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई मतलब कि x2 बढ़ा दिया, x2 बढ़ा दिया मतलब स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स जो है वो कम हो गया। स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स अगर कम हो गया, तो स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। एक और केस, अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर दिया, यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर दिया तो x2 रिड्यूस हो गया, तो sm इंक्रीज हो गया, sm इंक्रीज हो गया तो स्पीड डिक्रीज हो गई। यानी कि इस मेथड से हम स्पीड को ग्रेटर देन रेटेड स्पीड और लोअर देन रेटेड स्पीड दोनों पे स्पीड को वेरी कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को चेंज करके। बस शर्त क्या है कि हम जो फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं वो ऐसे कर रहे हैं कि साथ ही साथ में हम वोल्टेज को भी चेंज कर रहे हैं, ताकि v बाई एफ का रेशियो कांस्टेंट रहे, ताकि जो हमारा मैक्सिमम टॉर्क है वो भी कांस्टेंट रहे। अब आप इस डायग्राम से देख सकते हो कि जब हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तब क्या अलग अलग वैल्यूज आती है। SM1 क्या है, SM1 जो है वो है F1 फ्रीक्वेंसी पे, और F1 फ्रीक्वेंसी F फ्रीक्वेंसी से बड़ा है। यानी कि जब मैंने फ्रीक्वेंसी को पहले F फ्रीक्वेंसी यहाँ थी, F फ्रीक्वेंसी से जब मैंने बढ़ाया फ्रीक्वेंसी को, तो SM1 पे आया, तो ये बढ़ गया। इस टाइप से आप इस चीज को देख सकते हो, ये V बाई एफ मेथड कंट्रोल मेथड होता है। ठीक है, ये वही चीजें है, V बाई एफ कंट्रोल करना है ताकि सैचुरेट ना हो जाए वगैरह, ये सब चीजें दे रखी है। अब एक और मेथड मैंने आपको बोला था वो होता है स्टेटर रेजिस्टेंस। अब स्टेटर रेजिस्टेंस मेथड कुछ नया मेथड कोई नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, बस रेजिस्टेंस के थ्रू। मैंने आपको जब स्टार्टिंग मेथड हम पढ़ रहे थे इंडक्शन मोटर के, तब मैंने आपको बोला था कि इंडक्शन मोटर को हमेशा अपन रिड्यूस्ड वोल्टेज पे स्टार्टिंग करते हैं, है ना। तो रिड्यूस्ड वोल्टेज करने के लिए हमने क्या लगाया था, स्टेटर साइड में रेजिस्टेंस लगाया था या फिर रिएक्टेंस लगाया था, ताकि कुछ वोल्टेज उसके उस रेजिस्टेंस, एडिशनल जो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है स्टेटर साइड में, उसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाए, ताकि जो इंडक्शन मशीन पे एक रिड्यूस्ड वोल्टेज है। तो ये कुछ नहीं, ये वही है, हम डायरेक्टली वोल्टेज को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ये बेसिकली आपके स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल टाइप ही है। स्पीड कंट्रोल के लिए हमने पहला मेथड क्या पढ़ा था, वोल्टेज कंट्रोल, सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल। तो ये ऑलमोस्ट सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल ही है, बस इसमें जो वोल्टेज को डायरेक्टली हम नहीं चेंज कर रहे हैं, हम रेजिस्टेंस के थ्रू चेंज कर रहे हैं, एक रेजिस्टेंस लगा के हम वोल्टेज को वेरी कर रहे हैं। तो ये वही मेथड है, ऑलमोस्ट उसी मेथड से हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था ना पहला मेथड, ये वाला मेथड, ये सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल, इसमें डायरेक्ट वोल्टेज को कंट्रोल करके हमने देखा था कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पीड को कंट्रोल किया था। इस केस में हम जो वोल्टेज को डायरेक्टली वोल्टेज को कंट्रोल चेंज नहीं कर रहे हैं, हम रेजिस्टेंस लगा के फिर वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं। तो ये ऑलमोस्ट वन एंड द सेम थिंग है दोनों, लेकिन उल्टा ये ज्यादा प्रेफरेबल नहीं है क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस लॉसेज हो जाते हैं, तो एफिशिएंट भी है, वही लिख रखा है, लेस एफिशिएंट एंड डजंट ऑफर वाइड रेंज, इकोनॉमिक बट नॉट एफिशिएंट। ठीक है, अब और कंट्रोल मेथड क्या आता है, एक रोटर साइड से कंट्रोल कर सकते हो। मैंने आपको बोला ना रोटर साइड में कंट्रोल करने का तरीका क्या होता है। अब रोटर रेजिस्टेंस को वेरी करके हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखो रोटर रेजिस्टेंस को वेरी करके कितनी सारी चीजें हो रही है। एक तो हमने बोला था रोटर रेजिस्टेंस को वेरी करके हम स्टार्टिंग टॉर्क कंट्रोल कर रहे थे, स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज हो रहा था।
फिर स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मशीन में भी रोटर रेजिस्टेंस का फर्क पड़ रहा था कि वो रोटर रेजिस्टेंस जैसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करते हैं स्लिप रिंग मोटर में, तो वो इनकमिंग करंट जो रेटेड करंट होता है, हाई रेटेड करंट, उसको रिड्यूस कर देता है। जी, भी बहुत अच्छा आपका तरीका होता है। रोटर रेजिस्टेंस ऐड करने से हाई स्टार्ट भी इंडक्शन मोटर के स्टार्टिंग में भी मदद हो रही थी और स्टार्टिंग टॉर्क भी इंक्रीज हो रहा था, सारी चीजें। अब ये स्पीड कंट्रोल में भी मदद कर रहा है। कैसे कर रहा है स्पीड कंट्रोल में मदद? कि रनिंग कंडीशन में जो आपका टॉर्क होता है वो प्रोपोर्शनल टू एस डिवाइडेड बाय आर टू होता है। ये आपका खुद का असाइनमेंट है, आप खुद इसको देखोगे कि कैसे रनिंग कंडीशन में जो टॉर्क होता है वो प्रोपोर्शनल टू एस डिवाइडेड बाय आर टू होता है। एस क्या है? स्लिप, आर टू रोटर रेजिस्टेंस। क्योंकि बाकी रनिंग कंडीशन में क्या होता है कि स्लिप की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, तो बाकी सारी चीजें जो है वो निग्लेक्ट हो जाती है, और वो आप टॉर्क के एक्सप्रेशन से देखेंगे और आप ये फाइंड आउट करेंगे। तो ये सिचुएशन आ जाती है एक रनिंग कंडीशन में। अब रनिंग कंडीशन में अगर ये सिचुएशन आती है और अगर मैं रोटर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर देता हूं, तो रोटर रेजिस्टेंस इंक्रीज करने से टॉर्क रिड्यूस हो जाएगा, और टॉर्क को कांस्टेंट रखने के लिए मेरे को स्लिप को इंक्रीज करना पड़ेगा, और स्लिप इंक्रीज होगी तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। बस यही काम करना है इस मेथड में। यही होता है ना, रनिंग कंडीशन, इफ रोटर रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड, the rotor increases its slip to maintain the torque constant, therefore the speed will reduce। अब ये देख लो वही ग्राफ है, कुछ नहीं है। रनिंग कंडीशन, रोटर रेजिस्टेंस, अलग अलग रोटर रेजिस्टेंस में मैंने आपको बोला था कि टी मैक्सिमम रोटर रेजिस्टेंस डालने से जो टी मैक्सिमम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, उस पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन द स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स, उस पर जरूर फर्क पड़ जाता है, लेकिन मैक्सिमम टॉर्क पे फर्क नहीं पड़ता। तो देख लीजिए, R2 पहले रेजिस्टेंस पे था, फिर R2 डैश ये था, और ये R2 डबल डैश ये था। अब ये सेम टॉर्क करना है तो आप देखो कि R2 पे इतनी स्पीड आ रही थी, R2 डैश पे इतनी स्पीड आ रही है, और R2 डबल डैश पे इतनी। मतलब जैसे जैसे आप इंक्रीज कर रहे हो रोटर रेजिस्टेंस, वैसे वैसे आपकी स्पीड रिड्यूस हो रही है। क्यों? आप ये समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है आपका? सबसे बड़ी स्पीड कौन सी है? एन स्पीड। फिर उसके बाद में जैसे जैसे आप करोगे वैसे वैसे आपकी स्पीड चेंज होती जाएगी। ये चीज आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही? क्योंकि देखो यहाँ पर R2 रेजिस्टेंस पे यहाँ स्लिप की वैल्यू यहाँ थी, और मैंने आपको बोला जब हम राइट से लेफ्ट जाते हैं तो स्लिप की वैल्यू इंक्रीज हो रही है इस कर्व में। जो ये वाला कर्व है जो हमने पहले यूज किया था वो अलग था, उसमें यहाँ से स्टार्ट करके यूं आ रहा था। इस कर्व में यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, ये s इक्वल्स टू 0 है, ये s इक्वल्स टू 1 है। तो 0 से 1 आ रहा है, तो राइट से लेफ्ट जाने पे स्लिप की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो स्पीड की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो आप देखो राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो स्पीड की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। n2 डैश सबसे कम, फिर n1, और फिर n1 डैश, फिर n। ठीक है, ये समझ में आया? तो इस तरीके से हम रोटर रेजिस्टेंस ऐड करके भी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। अब आ गया स्लिप पावर रिकवरी। ये जो मैंने आपको बोला था, ये जो नेक्स्ट दो दो मेथड्स है रोटर रेजिस्टेंस इंक्रीज करने के, मतलब स्पीड कंट्रोल करने के इंडक्शन मशीन के, ये इतने ज़्यादा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ गेट में ये आ जाते हैं, तो ये भी आप हल्का सा इसका नॉलेज ले सकते हो। इसमें कुछ नहीं करना होता है, ये सेम सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल टाइप ही है। कि आप क्या करते हो, स्लिप पावर रिकवरी ये सिर्फ आप स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ही कर सकते हो। जो रोटर रेजिस्टेंस एडिशन है वो भी आप स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ही कर सकते हो, क्योंकि उसी में हम एक्स्ट्रा एडिशनल रोटर रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं। और इसमें भी क्या करते हैं कि जो हमारे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में जो स्लिप्स होती है ना, उस स्लिप्स के थ्रू आप क्या करते हो कि वोल्टेज को ऐड कर देते हो स्लिप फ्रीक्वेंसी पे, इंजेक्टिंग एक्सटर्नल वोल्टेज इनटू द रोटर सर्किट थ्रू स्लिप रिंग्स। जो स्लिप रिंग्स है उसके थ्रू एग्जैक्टली एट स्लिप फ्रीक्वेंसी इन ऑर्डर टू अचीव स्टडी टॉर्क। अब आप क्या करते हो, स्लिप फ्रीक्वेंसी पे एक वोल्टेज, एक बाहर से एक्सटर्नल वोल्टेज एक स्लिप रिंग्स के थ्रू इंजेक्ट करते हो। अब वो हो सकता है वो वोल्टेज आप ऐसे इंजेक्ट करो कि वोल्टेज ओवरऑल इंक्रीज हो, या फिर आप वोल्टेज की पोलैरिटी ऐसे इंजेक्ट करो कि ओवरऑल वोल्टेज रिड्यूस हो। देखो दिस मेथड इज डन इन टू वेज, एडिंग द रोटर वोल्टेज विच इंक्रीज द टॉर्क। जैसे रोटर वोल्टेज अगर आप ऐड कर दोगे तो आपका टॉर्क इंक्रीज, मैंने आपको बोला था टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप इनटू वोल्टेज का स्क्वायर। तो अगर आपने वोल्टेज ऐड किया तो टॉर्क इंक्रीज होगा, तो टॉर्क को कांस्टेंट रखने के लिए स्लिप को डिक्रीज होना पड़ेगा। स्लिप को डिक्रीज होगा तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। वही बोला है, एडिंग द रोटर वोल्टेज which increases the torque, and to maintain it constant slip decreases and the speed increases। वैसे कि वैसे opposing the voltage, अगर मैंने opposite polarity का वोल्टेज लाया तो वो वोल्टेज को रिड्यूस कर देगा, वोल्टेज को रिड्यूस करेगा तो टॉर्क रिड्यूस हो जाएगा, और टॉर्क को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए स्लिप को इंक्रीज होना पड़ेगा। स्लिप को इंक्रीज करने की, स्लिप अगर इंक्रीज होगा तो स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। ये तरीका है
स्लिप पावर रिकवरी में। नेक्स्ट एक और तरीका है कास्केडेड और टेंडन कनेक्शन। इसमें कुछ नहीं होता है, दो इंडक्शन मशीन हम लेते हैं स्पीड कंट्रोल करने के लिए। एक तो ये रही आपकी इंडक्शन मशीन, स्लिप रिंग होती है, ये इसके फिक्स है कि ये पहली वाली इंडक्शन मशीन जो है वो स्लिप रिंग ही होनी चाहिए। दूसरी वाली स्लिप रिंग भी हो सकती है और स्क्विरल केज भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहली वाली स्लिप रिंग ही होनी चाहिए। इसमें होता क्या है कि आप पहली वाली को सब 3 फेज सप्लाई देते हो और इसका जो स्लिप रिंग्स में से जो आउटपुट आता है, रोटर आउटपुट, इस रोटर आउटपुट को आप दूसरी वाली के इनपुट में स्टेटर में डाल देते हैं। इसके रोटर आउटपुट को दूसरी वाली के स्टेटर में डाल देते हैं और इसके रोटर को और इसके रोटर को, दोनों स्लिप रिंग मोटर के रोटर को आपस में मैकेनिकली कपल्ड कर देता है। इसको बोलते हैं कास्केड कनेक्शन, मतलब एक के पीछे एक, कास्केड मतलब वन, एक के पीछे एक। तो इनको मैकेनिकली कपल्ड कर देते हैं, यानी कि जिस स्पीड से पहली वाली इंडक्शन मोटर का रोटर घूमेगा उसी स्पीड से दूसरी वाली इंडक्शन मोटर का भी रोटर घूमेगा। और ये जो दूसरी वाली इंडक्शन मशीन है, इसका जो इनपुट होगा वो पहली वाली इंडक्शन मशीन का आउटपुट होगा। यहां से आउटपुट लिया आपने स्लिप रिंग से और इसके इनपुट में डाल दिया। अब आप देखोगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी, पहले वाली इंडक्शन मशीन की फ्रीक्वेंसी तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी थी, तो इसकी, और सपोज इसके इसके P1 नंबर ऑफ पोल्स थे इसमें, और ये S1 इसका स्लिप था, इतने स्लिप पे ये काम कर रही थी। तो स्लिप अगर S1 है तो रोटर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, S1 टाइम्स F। और क्योंकि हमने इस रोटर को ही हमने इसका इनपुट डाला है दूसरी वाली का, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी हो जाएगी, S1 इंटू एफ। और इसका जो नंबर ऑफ पोल्स थे वो मान लो P2 था और ये S2 स्लिप पे रोटेट कर रहा था। ठीक है, अब हमको इनकी स्पीड्स निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे हम, देखिए इट रिक्वायर्स एसेंशियली टू स्लिप रिंग, वन में भी वन the other one may be squirrel cage, they are coupled mechanically इलेक्ट्रिकली ये देखिए इलेक्ट्रिकली कपल्ड हो गया और मैकेनिकली ये इन दोनों के शाफ्ट को आपस में कनेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये दोनों एक ही स्पीड से रोटेट करेंगे बाद में, क्योंकि मैकेनिकल कपल्ड है, दोनों के रोटर सेम स्पीड में रोटेट करेंगे। अब आप इसमें एक चीज देख सकते हो कि ये है आपका जो पहले वाली मशीन है, उसकी सिंक्रोनस स्पीड कितनी हो जाएगी, NS1, और NS1 की वैल्यू हो जाएगी 120 इंटू एफ डिवाइड बाई P1, क्योंकि पहले वाली मशीन का जो नंबर ऑफ पोल्स है वो P1 है और सप्लाई फ्रीक्वेंसी F है। अब पहले वाली मशीन के अगर रोटर की स्पीड निकालना चाहूँ तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, NS1 इंटू 1 माइनस S1, जो कि स्लिप S1 है पहले वाली मशीन का, तो और NS1 की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दी, 120 इंटू एफ डिवाइड बाई P1 1 माइनस S1। सिमिलरली जो दूसरी वाली मशीन है उसकी रोटर की स्पीड जो होगी वो NS2 इंटू 1 माइनस S2 होगी। S2 उसके दूसरी वाली मशीन का स्लिप था और NS2 दूसरी वाली मशीन की सिंक्रोनस स्पीड होगी। अब दूसरी वाली मशीन की जो सिंक्रोनस स्पीड है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 120 इंटू फ्रीक्वेंसी। अब दूसरी वाली मशीन की मैंने आपको बोली थी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये देखो दूसरी वाली मशीन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, S1 इंटू एफ। जो पहली वाली मशीन की रोटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो दूसरी वाली मशीन की स्टेटर की फ्रीक्वेंसी होगी, S1 इंटू एफ। तो इसलिए यहाँ पर इसकी जो सिंक्रोनस स्पीड निकालने के लिए जो फार्मूला लगेगा वो होगा 120 इंटू S1F डिवाइड बाई P2। दूसरी वाली मशीन के नंबर ऑफ पोल्स कितना है, P2। अब ये उसके रोटर की स्पीड आ गई। अब अपन को ये पता है कि क्योंकि मैंने मैकेनिकली कपल्ड कर रखा है दोनों को, तो दोनों के रोटर की स्पीड सेम होनी चाहिए। तो इसकी भी n है, इसकी भी n है, दोनों को इक्वेट कर दिया, इसको और इसको इक्वेट कर दिया। फिर इसको सॉल्व करके हम S1 इंटू S2 को ऑलमोस्ट जीरो मान लेते हैं कि दोनों की वैल्यू इतनी कम होती है, दोनों प्रोडक्ट की वैल्यू और ज्यादा कम हो जाएगी। इसको इग्नोर करके फाइनली हमारे पास S1 की वैल्यू इतनी आ जाती है, और वहां से S1 को जब हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे जो स्पीड है, रोटर स्पीड की वैल्यू इतनी आ जाती है। एक तो इतनी 120 इंटू एफ डिवाइड बाई P1 प्लस P2 आती है, एक आती है 120 इंटू एफ डिवाइड बाई P1 माइनस P2। ये कब आती है, जब क्यूमुलेटिव कास्केडिंग हो, मतलब फेज सीक्वेंस दोनों का, दोनों जो स्टेटस हैं दोनों का फेज सीक्वेंस सेम होगा तब ये स्पीड आएगी, और दोनों का फेज सीक्वेंस ऑपोजिट होगा तब ये स्पीड आएगी। और इसको अगर मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि इंडिविजुअली मान लो दूसरी मोटर को डिस्कनेक्ट कर दूं, तो पहली वाली मोटर कौन सी स्पीड में घूमेगी, NS1 में, और मान लो पहली को डिस्कनेक्ट कर दूं तो दूसरी वाली NS2 से। इंडिविजुअली अगर मोटर को भी रन करूं मैं तो ऐसे स्पीड होगी, तो ओवरऑल इससे 4 तरीके की स्पीड मिल जाती है। ये हो गया आपका स्पीड कंट्रोल। अब आपका आ जाता है ब्रेकिंग ऑफ एन इंडक्शन मशीन। तो ये स्पीड कंट्रोल आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, और आप लोग इसको वापस रिवाइज करना। कुछ इसमें कोई भी बिल्कुल भी नई चीज नहीं है, एक बार इसकी रीडिंग लगाओगे, बस रीडिंग ही लगानी है आपको, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि इसकी स्पीड कंट्रोल में होता क्या है। सिंपली ये चीजें जो है फ्रीक्वेंसी और ये कंट्रोल करनी। मैंने आपको बोला कि इस मेथड का जो है स्लिप पावर रिकवरी और कास्केडेड वाला,
ये आप केवल आपको रीडिंग लगा के हल्का सा आइडिया लेना है, बाकी चीज़ें बहुत ही बेसिक और बहुत ही नॉर्मल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम ब्रेकिंग ऑफ एन इंडक्शन मशीन स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू वेरी मच।